कॉमन पुराने रोग होते हैं जैसे डायबिटीज़, जी, हाइपरटेंशन, थायराइड की बीमारियां, ये बहुत कॉमन जनता जिनको जानती है। इसके अलावा हार्ट और लंग की बीमारियां भी लंबे समय तक चलती हैं जैसे सीओपीडी, जी, अस्थमा। तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि लंबे समय तक चलती हैं, जिनको दवाइयां लंबे समय तक लेनी पड़ती हैं। सिम्टम हमारे पास सभी बीमारियों में लगभग सेम होते हैं इनिशियली, जैसे बार बार या लगातार खांसी होना, खांसी बलगम बुखार, सांस लेने में दिक्कत, सांस फूलना, सीने में जकड़न, सीने में दर्द, मुंह से खून आना, भूख ना लगना। ये ऐसे सिम्टम हैं जो इन सभी बीमारियों में होते हैं। जी, तो इस पॉइंट ये है कि आज हमें ये सब बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। उसका मेन कारण है कि हम वैसे जैसे बताते हैं कि ये तो पेशेंट सांस का है, ये हार्ट का है, ये लंग का है, लेकिन अब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और हम इन्वेस्टिगेशन जैसे लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन में हम लोग बहुत अच्छे से बीमारियों को समझ पाते हैं, तो उसमें ये समझ में आ रहा है या ये पकड़ में आ रहा है कि एक से ज़्यादा बीमारी पेशेंट को होती है और वो किसी एक चीज बीमारी के लिए दवाई ले रहा है और दूसरी बीमारी की दवाई ना लेने की वजह से उसमें लगातार सिम्टम बने रहते हैं, कम या ज़्यादा, जिसका जवाब कोई नहीं दे पाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं हाइपरटेंशन की। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के बाद भी, दवाई लेने के बाद भी उसको सांस की तकलीफ है, सीने में जकड़न है, बार बार खांसी या लगातार खांसी आ रही है, या सांस उसकी सही से नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है कि उसको ब्लड प्रेशर अपना चेक कराना चाहिए। ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल आ रहा है, उसके बाद भी ये दिक्कत आ रही है, इसका मतलब कोई और बीमारी भी है। और अधिकतर सांस की बीमारियों में ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने के बाद भी यदि सांस फूल रही है तो उसका कारण लंग्स की बीमारी है। वो चाहे सीओपीडी हो सकती है, क्रॉनिक अस्थमा हो सकता है, या निमोनिया हो सकता है, या कंजेशन हो सकता है। तो इसके लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जा सकते हैं? इसके लिए 3 मेन टेस्ट हैं। पहला बलगम की जांच, दूसरा पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, फेफड़े की ताकत की जांच, और तीसरा एक्सरे, जो कि बेसिक टेस्ट हैं। ये वो टेस्ट हैं जो ब्लड प्रेशर के या हार्ट की बीमारियों के अलावा की बात की गई है। डायबिटीज़ अच्छी है और ख़राब भी है। जी, अच्छी इसलिए है कि यदि कंट्रोल में है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और उसमें बीमारियां, आदमी नॉर्मल जैसा दिखता है। लेकिन डायबिटीज़ यदि कंट्रोल में नहीं है तो बार बार इन्फेक्शन के चांसेस, जो कि सबसे ज़्यादा लंग में होते हैं। दूसरी बीमारियों के होने की संभावना बहुत है, जी, क्योंकि जैसे डायबिटीज़ वाले पेशेंट में हार्ट की और ब्रेन की बीमारियां भी बहुत कॉमन होती हैं। लेकिन हार्ट, ब्रेन और लंग की बीमारियों में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? लंग सबसे पहले रिएक्ट करता है, मतलब सबसे पहले लंग की बीमारी आएगी। यदि लंग की बीमारी आती है, वही एक अलार्मिंग साइन है। आप उसी समय यदि आप डायबिटीज कंट्रोल कर लें, लंग इन्फेक्शन को ठीक कर दें, तो आप समझिए कि आपने दूसरे कॉम्प्लिकेशन बचा लिए। यदि आपको डायबिटीज के अलावा और कोई बीमारी नहीं है, जैसे हार्ट की बीमारी नहीं है, लंग की बीमारी नहीं है, पेट की बीमारी नहीं है, किडनी की बीमारी नहीं है, तो आपको दवाइयाँ आपके लिए बेटर हैं। जी, आपको दवाइयाँ लेनी चाहिए। यदि दवाइयों में नहीं ब्लड शुगर कंट्रोल होती है तो आप इंसुलिन ले सकते हैं। लेकिन यदि आपको पहले से ही कुछ बीमारियां हैं, चाहे वो लंग की हो, चाहे किडनी की हो, चाहे हार्ट की हो, तो उनमें आपको इंसुलिन से ही शुरू करना चाहिए, या इंसुलिन के साथ आपका आउटकम अच्छा रहेगा। तो डायबिटीज में शुगर का क्या लेवल होना चाहिए? डायबिटीज में शुगर का खाली पेट 100 से 120 के बीच में, जी, एक आम जनता के एक हिसाब आम से। जनता के लिए, और जी। जो खाना खाने के 2 घंटे बाद है, वो यदि 140 से 200 के बीच भी रहता है, तब भी काफ़ी कंट्रोल में है। अच्छा, एक चीज़ और देखने में आती है, जब कोई रोग पुराना होता जाता है वैसे वैसे हम उसके प्रति थोड़ा सा लापरवाह होते जाते हैं, और जो किसी सही डॉक्टर से मिलकर अपना हमें प्रॉपर इलाज कराना चाहिए, उसकी जगह पे हम लोग घरेलू नुस्खे अपनाने लगते हैं, या वो कि नीम हकीम टाइप के लोगों के पास जाने लगते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा होता क्यों है, सबसे पहली बात जी। बताएं। इस पे भी हम लोग क्या स्टडी हुई जी, कि जो लोग इनहेलर लेते हैं, लोटा कैप लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, जो लोग अकेले करते हैं, उनमें ये देखा गया कि 6 से 8 महीने के बीच में उनकी जो कैपेसिटी है, काम करने की क्षमता है, 30 से 40% गिर जाती है। मतलब जिनकी एफिशिएंसी
30 से 40% गिर जाती है समय के साथ साथ साथ। इसीलिए कभी कहते हैं कि आप योगा है या इस तरीके की थेरेपी है वो आप किसी एक्सपर्ट के सुपरविजन में लीजिए। जी इसी संदर्भ में आपने देखा होगा सीओपीडी क्लिनिक, डायबिटिक क्लिनिक, ब्लड प्रेशर क्लिनिक जो वीकली होते हैं, डॉक्टर्स कराते हैं अपनी क्लिनिक पे या अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में भी कराते हैं। उनका केवल यही है कि आप वंस अ मंथ ही आ जाएं और वहाँ पे पूरा एक ग्रुप होता है जो डायबिटीज़ के लिए अवेयरनेस के लिए बैठा होता है और डॉक्टर उसको समझा रहा होता है। बिल्कुल। हम भी इस तरीके की चीज़ करते हैं और इस तरीके की क्लिनिक हमने भी स्टार्ट की है। जी। और आजकल तो एक बड़ी सी एक नई प्रवृत्ति देखने में आ रही है, जैसे सोशल मीडिया के दौर में आजकल हर व्यक्ति डॉक्टर बना जा रहा है। वो कुछ भी सर्च करता है, उस पर अपनी बीमारी डालता है, उसका जो भी इलाज मिलता है उसको फॉलो करना शुरू कर देता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा कई बार घातक हो जाता है और उसमें मृत्यु तक हो जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरा भी एक सोशल मीडिया अकाउंट है, RS हेल्थ केयर करके, जिसमें मैं केवल एजुकेशन देता हूँ हेल्थ को लेके। मतलब कि चेस्ट के पार्ट या जो पेशेंट के कॉमन हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं उनकी मैंने वीडियोस बनाता हूँ। वो वीडियोस 30 सेकेंड से लेके 5 मिनट तक की हैं और वो पेशेंट के अवेयरनेस के लिए है। मैंने उसमें एक लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया कि जैसे आपने बताया कि सोशल मीडिया में आदमी जो है अपना अपलोड किया और देखा कि ये बीमारी है, उसका इलाज लिया। एक्चुअली डॉक्टर का क्या रोल है, मैंने उसमें एक शॉर्ट वीडियो डाला है जिसको आजकल रील कहते हैं या जो भी तो रील कहते हैं। तो उसमें हमने ये बताया है कि डॉक्टर का मतलब क्या, डॉक्टर का मतलब दवाई से ज़्यादा असेसमेंट का है। जब पेशेंट हमारे पास आता है वो अपने सिम्टम बताता है जिसको हम लोग हिस्ट्री कहते हैं, उसको बात सुन के हम एक उसका शॉर्ट असेसमेंट करते हैं और उसका जनरल एग्जामिनेशन, ऑर्गन स्पेसिफिक एग्जामिनेशन करते हैं, उससे एक डायग्नोसिस बनाते हैं जिसको प्रोविजनल डायग्नोसिस कहते हैं कि इस सिम्टम में ये डायग्नोसिस होती है और इस जैसी संबंधित और बीमारियां होती हैं जिसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं, जिसको रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन से प्रूव करते हैं और उसके हिसाब से पेशेंट को दवाई देते हैं और कॉम्प्लिकेशन से बचाते हैं और उसको ठीक करते हैं। जब पेशेंट दूसरी बार हमारे पास वो दवाई लेते हुए आता है तो फिर से पेशेंट का असेसमेंट करता है उन दवाई के साथ कैसे बॉडी रिएक्ट कर रही है। तो लोगों को लगता है कि डॉक्टर केवल दवाई लिखते हैं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर का काम असेसमेंट का है, दवाइयाँ तो उसका क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट है। यदि पेशेंट को असेसमेंट किसी भी, आप गूगल में चले जाइए, कहीं भी है, आप नहीं असेसमेंट कर पाते हैं, उसका कारण है कि आपको असेसमेंट के तरीके नहीं मालूम है और आपको लगता है कि कोई चीज़ हम ऐसे ही पा लें। आप पा सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन उन लोगों से पूछिए जिनके साथ कॉम्प्लिकेशन हुए हैं या जो ठीक नहीं होते हैं और जो बीमारी सिंपल है वो कॉम्प्लिकेट हो जाती है और जिसके लिए 1 या 2 दवाई लेनी चाहिए उसके लिए वो दवाइयाँ बहुत सारी लेनी पड़ती हैं, उसके बाद भी उनको सिम्टम आते हैं। तो आप डॉक्टर का रोल समझिए कि डॉक्टर को देखिए, मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने गरीबों के लिए इतनी अच्छी योजना बनाई, उसका बहुत फ़ायदा उनको मिल रहा है। लेकिन फ़ायदा मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन यदि हम उससे पहले ही मरीज को ठीक करें, उसको बीमारी को क्रॉनिक स्टेज तक पहुंचने ही ना दें, तो सबसे ज़्यादा हेल्थ को किस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर का रोल कभी भी ना कम था, ना कम है और ना कम रहेगा। यदि लोग नहीं समझ पाए हैं तो आज नहीं कल समझना पड़ेगा और हम सभी लोगों को, जिन लोगों को समस्या है और उनको निदान नहीं मिल रहा है, मैं डॉक्टर ज्ञानी गुप्ता इस प्लेटफॉर्म से उनको ये बता रहा हूँ कि यदि आपके पास कोई समस्या है और आपको समाधान नहीं मिल रहा है तो हम उसको आपको समाधान तक पहुँचाएंगे, ये हमारा वादा है।